तो सभी का स्वागत है इस भाग में। आज एकदम नई लोकेशन है। उसी गांव में हूँ मैं अपने ससुराल में, और यहाँ पर काफ़ी अद्भुत अनुभव है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसे हर एक दिन गुजर रहा है, हर एक पल गुजर रहा है। बस मैं कुछ यहाँ के आपको अ, दिनचर्या के प्रभाग बताऊँ। अगर तो हम सुबह उठते हैं, अपना 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करने के बाद सुबह चाय मिलती है। चाय मिलने के बाद फिर नाश्ता, नाश्ता के बाद फिर वीडियो रिकॉर्डिंग का दौर शुरू होता है, घूमने का दौर शुरू होता है। फिर दिन में लंच और थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद शाम को फिर घूमने का दौर शुरू होता है। लेकिन उस वक़्त हम वीडियो नहीं बनाते हैं। घूमते हैं, बस केवल एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ की दिनचर्या है, आजकल जो चल रहा है। आज तारीख 16 है और जनवरी 16 सन 2026। तो अभी तक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या हम बात करेंगे आज। तो एक टॉपिक था जो मेरे मन में चल रहा था, शिक्षा के बारे में। उसी पे हम आज बात कर लेते हैं। शुरुआती दिन हमने उस टॉपिक को लिया था, पर हम कवर नहीं कर पाए थे। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जब से मनुष्य जो है सोचने लगा और लिखने लगा, पढ़ने लगा, तो धीरे-धीरे फिर एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जहाँ पर एक उम्र तक लोगों को शिक्षित किया जा सके, वो बातें बताई जा सके जो बातें बड़ों के द्वारा जान ली गई। वो बातें बच्चों तक पहुँचे, ताकि बच्चे उस बात को जान लें और उसमें अपना दिमाग खर्च ना करें कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसीलिए हमारे भारत देश में तो गुरुकुल पद्धति जो है शुरू हुई पहले, और जहाँ पर एक उम्रदराज व्यक्ति को टीचर के तौर पे नियुक्त किया जाता था और उसको गुरु कहा जाता था, और उसमें हर प्रकार के बच्चे, गरीब, अमीर, राजा, हर प्रकार के बच्चे एक साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। ये तब की हमारी परिपाटी थी, और ये बहुत ही सार्थक परिपाटी थी, जहाँ पर राजा का बच्चा कृष्ण और सुदामा भी साथ ही जो है अध्ययन करते थे। तो और एक उम्र तय की जाती है, और उसके लिए स्कूलिंग के लिए जो खर्चा है वो समाज के द्वारा दिया जाता था। दान वगैरह जो भी है खाने का बच्चों के, तो समाज उसको देता था। तो एक अच्छी व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के तहत लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सीखा नहीं, लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। और सीखने के बाद फिर धीरे-धीरे कालांतर में ऐसा बदलाव हुआ कि लोग जो है लोगों ने उस पद्धति को छोड़कर फिर दूसरी पद्धति स्टार्ट कर दी। हालाँकि आज भी हमारे देश में कई जगह इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि सन 1600 के आस-पास इंग्लैंड में पहला स्कूल खोला गया था। स्कूल खोला गया था, तो ये तो हमारे देश में बहुत पहले से स्कूलिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है, जिसका उदाहरण नालंदा, तक्षशिला, कौशाम्बी, ये सारे विश्वविद्यालय जो यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर पूरे एशिया, पूरे विश्व से बच्चे पढ़ने आया करते थे। और कितनी वहाँ किताबें थी और कितने वहाँ शिक्षक थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप में मौजूद थी। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम उस पर थोड़ा-सा बात कर लेंगे। धीरे-धीरे हमारी आज़ादी के बाद जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम था, वो फिर भी ठीक था। मतलब कंपैरिज़न अगर हम करें आज के साथ, तो तब भी ठीक था। फिर धीरे-धीरे सन 2000 आया, 2000 के बाद धीरे-धीरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रचलन शुरू हुआ, और अब ये आलम है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं सरकारी और इसी चक्कर में जो पलायन की जो स्थिति है, वो इसीलिए है कि वो, जबकि यहाँ पर एक विद्यालय है, इस विद्यालय में 4 बच्चे हैं, जबकि इस गाँव में के हिसाब से, गाँव की पब्लिक के हिसाब से कम यहाँ 30-40 बच्चे होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब वो बच्चे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वही इंग्लिश मीडियम का जो भूत सवार है अभिभावकों पर,
कि हमको बाहर ले जाना है और वहाँ अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना है, तभी उनका विकास हो पाएगा, तभी वो डेवलप हो पाएंगे, और हिंदी मीडियम में पढ़े बच्चे कहीं कहीं किसी के काम के नहीं। तो क्या ये एक कोरी संकल्पना नहीं है मनुष्य मात्र की कि मीडियम काउंट करता है किसी की शैक्षिक योग्यता को निर्धारित करने के लिए? बिल्कुल नहीं करता। इंग्लिश सीखना तो एक प्रकार से 6 महीने का काम है। अगर 6 महीने आदमी स्पीकिंग कोर्स कर ले कहीं ढंग से, तो वो 6 महीने में इंग्लिश बोल सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो शिक्षा है, मेरा जो मानना है शिक्षक होने के नाते ये है कि शिक्षा जो है अपनी ही भाषा में होनी चाहिए। जैसे जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी भाषा में आपको विज्ञान की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा या अन्य विषयों की, भूगोल की शिक्षा, तो वो देनी चाहिए उसी भाषा में, तभी आप उसको गहरे से समझ पाएंगे। अगर आपको अन्य भाषा में शिक्षा दे दी जाए तो फिर आप उसको गहरे से नहीं समझ पाएंगे, ये निश्चित बात है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए ऐसे स्कूलों की परिपाटी का प्रावधान किया जा सकता है। कोई अगर पैसे वाला व्यक्ति हो तो ऐसा स्कूल खोले जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग की गारंटी हो। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना ही चाहते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है ग्लोबल लैंग्वेज है तो आपको बोलना जरूरी है, तो आप जो है, जो आपके 6-7 पीरियड होते हैं उनमें से एक पीरियड स्पीकिंग का रख लो, और बाकी पीरियड आप जो है अपनी मातृभाषा में शिक्षा लो, जिससे कि आपकी स्पीकिंग भी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए इंग्लिश की, और आप जो है इस प्रकार से जो है अपनी भाषा को संज्ञान लेते हुए अपनी शिक्षा का जो है निर्वहन करें, शिक्षा को पूर्ण करें, और जिससे आपको सब्जेक्ट के वाकई में रियल नॉलेज जो है वो मिलेगी। तो ये मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि वो कम से कम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से परिचित जरूर कराएं। आज के आलम ये है कि बच्चे को जो गिनती है वो हिंदी में नहीं आती, बच्चे को हिंदी ढंग से नहीं आती है, वो हिंदी में बहुत अशुद्धियाँ करता है, बोलने में अशुद्धियाँ करता है, लिखने में तो बहुत ही अशुद्धियाँ करता है। वैसा ही हाल इंग्लिश का भी है। इंग्लिश में भी वो बहुत अच्छे नहीं है, और इन कंपैरिजन हिंदी के ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे, उनको हम नहीं कह सकते हैं ना। और इवन दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल साधारण इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मजबूरी है अध्यापक की। जब वो एक्सप्लेन करने जाता है क्लास में तो उसको हिंदी में वो एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट की डिमांड है और बच्चों की डिमांड है। दे कांट अंडरस्टैंड प्रॉपर चैप्टर इन इंग्लिश, वो नहीं समझ सकते पूरे चैप्टर को इंग्लिश में। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से कोड़ लग गया, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कोड़ लग गया। कोड़ लग गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी स्ट्रांग हो सकती थी और होनी चाहिए थी। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार वैसे प्रयास कर भी रही है इस मामले में, लेकिन सरकार से विशेष आग्रह है कि वो जो है शिक्षा व्यवस्था को मातृभाषा में लागू करे, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वो एक अलग से पीरियड जो है चालू कर दे। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसी इंग्लिश सब्जेक्ट को तोड़ के थोड़ा सा सिलेबस कम करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुछ साइंस के जो वर्ड्स हैं वो साइंस का चैप्टर डाल दें वहाँ पर, जिससे साइंस के सारे वर्ड्स उसमें आ जाएँ। कुछ ज्योग्राफी चैप्टर डाल दें उसमें, ताकि ज्योग्राफी वर्ड उसमें आ जाए, हिस्ट्री कुछ वर्ड उसमें आ जाएँ। और इस तरह से करते, करते, करते आप ऐसा सिलेबस तैयार कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी और स्पीकिंग मजबूत हो जाएगी। जैसे 3 दिन आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, 3 दिन प्रैक्टिकली आप इंग्लिश स्पीकिंग करवाइए उसी सब्जेक्ट में। ग्रामर सिखाइए या कुछ और भी सिखाइए, तो बच्चा सीख लेगा। और अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो आपके अपनी मातृभाषा में होने चाहिए। चाहे आपकी मातृभाषा कोई हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, है ना? कोई भी भाषा हो, तो आप उसमें अपने बच्चे को सिखाइए। तो बच्चा बेहतर सीखेगा और बेहतर संभावना है कि वो कुछ आगे उसमें विचार भी कर पाएगा। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पर हमने फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और 10+2 तक हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो हमारी दोनों सब्जेक्ट में, दोनों भाषा में लगभग बराबर कमांड, सेम कमांड है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग-अलग बात है। ये एक प्रॉपर चैनल जो है मैं शिक्षा का बता रहा हूँ जो होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लगातार जारी रही तो एक दिन निश्चित आप मान के चलिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, हम ऐसे लोगों को पैदा कर पा रहे करेंगे जो न तो वो जो है मनोवैज्ञानिक हैं, ना वो दार्शनिक हैं, ना वो वैज्ञानिक हैं, ना वो
भूगोल शास्त्री बन पाएँगे, ना वो किसी भी सब्जेक्ट में अपनी कमांड को नहीं शो कर पाएँगे, क्योंकि वो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको मार्क्स लाने हैं, वो रट रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, मार्क्स लाने हैं, मार्क्स ले आए, बात खत्म हो गई। लेकिन जो जिस सब्जेक्ट में जहाँ जितना गहरा उनको जाना चाहिए था, उतना वो गहरा जा ही नहीं पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा विडंबना का विषय है हमारे लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत बात है। तो आप भी अभिभावक होने के नाते अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने बच्चों को हिंदी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विवश करिए। उनको बार-बार जो है हिंदी का लिटरेचर लाके दीजिए, कहानियों की किताब लाके दीजिए, ताकि वो हिंदी के शब्दों से वाकिफ़ हो सकें। आप उनको स्पेशल काम कीजिए उनके ऊपर, चाहे बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम की हिंदी जो साहित्य की किताबें या कहानी की किताबें हैं, जिस पे उनका मन लगे, और उनको पढ़िए और उनसे पूछिए भी फिर कि आपने क्या पढ़ा है इसमें? और थोड़ा लिखवाइए भी उनको, तो तब जाके उनकी हिंदी अच्छी मजबूत हो पाएगी। वरना आप देख पा रहे होंगे अपने बच्चों की कॉपी में हिंदी में की कॉपी में निकाल के देखें तो आपको बहुत मिस्टेक मिलेंगी। इवन चेक करने के बाद भी कई मिस्टेक्स रह जाती हैं, तो वो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, वैसे इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में फिर भी वो थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं, पर हिंदी की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जो कि नहीं होनी। ये एक मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और दूसरा, उनको हिंदी की जो हमारी गणित है, सॉरी में जो हमारे अंक हैं, वो उनसे परिचित करवाइए कि 72 कितना होता है, 73 कितना होता है, 74 कितना होता है, 79 कितना होता है, 89 कितना होता है, 69 कितना होता है, 59 क्या होता है। तो ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है कि आप भारत देश में रह रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदू को हिंदी नहीं आती है। तो ये बड़े तो शर्म की बात है। तो ये दोगली बात अच्छी नहीं है। अगर आप सनातन संस्कृति के हैं और इस भारत देश में आप रह रहे हैं, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी मातृभाषा है। और जो हमारे दक्षिण भारतीय भाई हैं, उनको भी वहाँ की लैंग्वेज उनकी उसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए। भले वो हिंदी अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, उसमें कमांड हो। दूसरा, एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है ही है, उसमें कमांड होनी चाहिए सभी की, और कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब असल में क्या है ना, हमारा जो सिलेबस है, वो लुन्नी-पुन्नी है। उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। सिलेबस ऐसा बना दिया गया है कि जो बिल्कुल पैरालाइज़ टाइप का सिलेबस बना दिया है। उस पे मेरा खास फ़ोकस है कि वो पैरालाइज़ सिलेबस ना होकर एक सॉलिड सिलेबस होना चाहिए, जिससे हम बच्चों को समग्र ज्ञान दे सकें। उसमें हमारे योग की शिक्षा भी हो, ध्यान भी हो, मनोविज्ञान भी हो, अंदर फ़िलॉसफ़ी भी हो, जो हमारे दार्शनिक चीज़ें हैं, वो भी उसमें हों। कहने का मतलब जो वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, कुरान, ये सब उसमें शामिल होना चाहिए सिलेबस में। आखिर वो किस लिए है? उसको तो उन्होंने एकदम साइड कर दिया। तो एक धार्मिक विषय जिसको बोलते हैं, उसको हम दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। उसको हम दर्शन शास्त्र के नाम पर बचपन से ही वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जब से उनको ईवीएस पढ़ाई जा रही है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है, तो उसको तब से ही उनको जो है फिलॉसफी भी पढ़ाई जानी चाहिए, जो मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा बच्चे एकदम मशीनवत पैदा होते हैं, मशीनवत ही जीते हैं और मशीनवत ही व्यवहार करते हैं अपने माँ-बाप के साथ बाद में, और मशीनवत ही वो बहुएँ होती हैं, और जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। किसी आदर्श कहानियाँ उनके सामने कभी नहीं आती हैं। सती सावित्री की कहानी उनके सामने नहीं आती है, घोषा की कहानी उनके सामने नहीं आती है, पाला की जो है कहानी उनके सामने नहीं आती है। तो कई कहानियाँ ऐसी हैं हमारी विदुषी नारियों की, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रानी लक्ष्मीबाई है, कई बहुत सारे ऐसे। तो उन स्त्रियों को एक आदर्श गृहिणी होने के लिए और एक आदर्श नारी होने के लिए हम अगर अब इसे शिक्षित नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में किसी परिवार में जाएँगी, तो वहाँ पर वो क्या आदर्श स्थापित करेंगी और क्या वहाँ पर अपने सास-ससुर की वो सेवा करेंगी, क्या उनका वेलफेयर का ध्यान रखेंगी, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हमको उनको शिक्षित ऐसे करना है, जिससे कि वो एक आदर्श परिवार का निर्माण कर सकें। अगर नहीं कर पा रही हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारी कमज़ोरी है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमज़ोरी है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की सख्त और सख्त आवश्यकता है। और आप मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो मैंने उपाय बताए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कैसे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं, और सरकार अगर इसमें प्रयास नहीं भी कर रही है, तो हम अपने स्तर से कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो ये इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आज के भाग में इतना ही। सभी को मेरा शुभ